नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में प्रधानमंत्री ने सिर्फ नफरत बांटी है। जी हाँ, आपको बता दें राहुल की मोहब्बत की दुकान का चला जादू। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे भूपेश बघेल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जैसे ही चुनाव करीब आते हैं हिंदू खतरे में पड़ जाते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले ज्यादा ज्ञान ना बांटे बीजेपी। बताएंगे निर्मला सीतारमण के ऊपर क्यों बिफर गए ओवैसी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों तेलंगाना में बढ़ गई रौर। कांग्रेस ने आपको बता दें तेलंगाना में, दिल्ली में तेलंगाना के कई नेता 35 नेताओं को तोड़ा तो बिलक गए केसीआर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय रावत की केसीआर को चेतावनी, बोले यहां पर महाराष्ट्र में आकर नाटक ना करें क्योंकि यहां पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन तेलंगाना में उनको बहुत गहरा असर पड़ेगा। बीजेपी की बी टीम बोल दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों ओबामा वाले बयान पर मचा है घमासान। बीजेपी का एक एक नेता ओबामा को लेकर घेर रहा है और यही नहीं दोस्तों, गोदी मीडिया भी ओबामा को घेर रही है। बताएंगे आखिरकार क्यों इनको इतना डर लग गया एक सवाल पूछने से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों गोल्डी बराक ने फिर से अपने इंटरव्यू में कहा कि वो सलमान खान की जान लेगा, जरूर मारेगा सलमान खान को। बताएंगे आखिरकार किसको दिया ये इंटरव्यू उसने। वहीं पर ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश के संविधान को विपक्ष मिलकर बचाएगा। आपको बताते चले पंचायत चुनाव को लेकर भी बीजेपी पर जमकर गरजी ममता बनर्जी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बताते चले अखिलेश यादव का 80 का नारा। जयंत चौधरी बोले इस बार बीजेपी को सत्ता से करेंगे बाहर। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और नफरत को बीजेपी ने दिया बढ़ावा। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में रहते हुए भी मणिपुर जला और मणिपुर जलने के बावजूद भी प्रधानमंत्री विदेशों में घूमते फिर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि विदेश से आकर पूछा जाता है देश में क्या चल रहा है, प्रधानमंत्री को यह भी नहीं पता कि देश में चल क्या रहा है। दरअसल आपको बता दें जेपी नड्डा से आके प्रधानमंत्री ने यह पूछा कि क्या चल रहा है देश में, जिसके बाद लोगों ने जमकर मजाक उड़ाया कि देश के ही प्रधानमंत्री को नहीं पता है कि देश में चल क्या रहा है। आपको बताते चले दोस्तों मामला यहीं पर नहीं रुका। बीजेपी के ऊपर गरजते हुए राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल इन लोगों ने सिर्फ नफरत बांटी है लेकिन हम मोहब्बत की दुकानें खोलते हैं, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में जो हिंसा फैल रही है उसको रोकने के लिए सरकार को उन तमाम लोगों से बात करना चाहिए, तमाम विपक्ष को भी बुलाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि इन मुद्दों से बीजेपी भाग रही है, वो जानबूझकर इन मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। दरअसल दोस्तों सवाल ये भी उठ रहा है कि भैया इस वक्त जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार कौन है। बीजेपी की सरकार तो दोस्तों भाग निकली, जाहिर सी बात है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से बीजेपी को कुछ लेना देना नहीं है। और आप भी अच्छे से जानते हैं दोस्तों यह आज का मैटर नहीं है। बीजेपी जब भी कभी नफरत फैलाने की बात आती है तो बीजेपी सबसे आगे हो जाती है। इनके हिसाब से धर्मांतर कानून आ जाता है, लव जिहाद आ जाता है दोस्तों, और मुसलमानों को टारगेट करने की मशीन भी आ जाती है। बीजेपी का एक एक नेता मुस्लिमों को टारगेट करता है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने विपक्षी एकता को लेकर भी बात करी। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल तमाम विपक्ष एक साथ आएगा और इसलिए नहीं आएगा कि वो दोस्तों आप समझिए कुछ फायदा है या कुछ और। राहुल गांधी ने कहा कि देश के संविधान को बचाने का यह आखिरी मौका है और ऐसे में तमाम विपक्ष एक होगा देश के संविधान को बचाने के लिए। जाहिर सी बात है दोस्तों विपक्षी एकता से बीजेपी डरी हुई है। जिन लोगों को सत्ता का लालच लग चुका है, जो लोग काफी 9 साल से सत्ता में हैं, उन लोगों को लालच लग गया है। वो चाह रहे हैं कि अब देश से उनका कभी जाना ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है देश में करप्शन, महंगाई, गरीबी जैसे मुद्दों को बढ़ावा दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी का निर्मला सीतारमण और फडणवीस के ऊपर बड़ा हमला, बोले ज्यादा अपना ज्ञान ना दें मैडम। आपको बताते चले निर्मला सीतारमण को घेरते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के नेता ऐसा ज्ञान देते हैं जो समझ में नहीं आता। ओवैसी ने कहा कि मैडम निर्मला सीतारमण कहती हैं कि लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम खतरे में हमारे देश में, अल्पसंख्यकों के ऊपर जो है यहाँ पर हम जुल्म कर रहे हैं, जबकि ऐसा
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निर्मला सीतारमन ने कहा कि 6 मोदी को जो है अब तक 10 से 15 अवार्ड मिले, उसमें 6 मुस्लिम देशों ने दिए हैं। आपको बताते चले ओवैसी ने कहा कि मैडम हम क्या करें इसमें, अब मोदी को जो है सऊदी ने वो दिया है, प्रधानमंत्री मोदी को अवार्ड, इजिप्ट ने दिया है, किसी और मुस्लिम जो देश है दोस्तों उन्होंने दिया है। तो ओवैसी ने कहा कि इन देशों से, अरब के देशों से इंडिया के मुसलमानों का क्या लेना देना, वहां के सऊदी के और भी ओवैसी ने कई नाम गिना डाले सारे, जहां से इजिप्ट के मुसलमानों से हमें क्या लेना देना, वहां पे तो बादशाहत थी, यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। जिसके बाद लोगों ने ओवैसी की जमकर तारीफ की। जाहिर सी बात है दोस्तों, निर्मला सीतारमन कह रही हैं कि 6 मुस्लिम देशों ने इनको अवार्ड दिया। अरे भाई क्या करें हम, 6 दें या 12 दें, हम अपने देश की बात कर रहे हैं। यहाँ का मुसलमान का दूसरे देश के मुसलमान से क्या लेना देना, ना पाकिस्तान के मुसलमानों से यहाँ के मुसलमानों का लेना देना है, ना इजिप्ट के दोस्तों, ना सऊदी अरब के, वहां के लोग वहां के, यहाँ के। और यही कारण है जो बाहर की ये गिनवाने की बात पर ओवैसी भड़क गए और बोलने लगे अब आप एंटी करप्शन की बात कर रही हैं, जिसके ऊपर ओवैसी ने जमकर निर्मला सीतारमन को घेरा। ओवैसी यही नहीं रुके, ओवैसी ने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस ज्यादा ज्ञान ना बांटे। वहां पर रैली में हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया कि हमारी रैली में औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगे, जबकि वहां पर महाराष्ट्र में पूरी पुलिस हमारे साथ थी। एक भी अगर कोई बता दे कि वहां पर हमारी रैली में ऐसे नारे लगे हों तो आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल ये उड़ाया जा रहा है कि भैया ओवैसी की रैली में तो जो है औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगे। अभी कुछ दिन पहले फडणवीस बोल रहे थे कई औरंगजेब की औलादें निकल कर आई हैं, लेकिन ये कहां से आई हैं जो छुपी बैठी थी, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ है ही नहीं। आपको तो पता ही है बीजेपी चुनाव में वादे पूरे करने के लिए या फिर फायदे के लिए किस किस चीजों का यूज करती है। भारतीय जनता पार्टी हो या बीजेपी के दूसरे नेता, हर कोई दोस्तों महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भागने का काम कर रहे हैं। और ये आप भी देख चुके हैं कि फिलहाल दोस्तों बीजेपी की असलियत जो है लोगों के सामने है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, भूपेश बघेल ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बीजेपी को दोस्तों उसकी सही जगह दिखा दी। दरअसल दोस्तों आज जो भूपेश बघेल ने बोला है वो आपके, मेरे और हम सबके मन में रहती है ये बात। हिंदू भाइयों के मन में सबसे ज्यादा रहती है कि बीजेपी कितना झूठ बोलती है। दरअसल भूपेश बघेल ने कहा कि वीएचपी पर निशाना साधते हुए भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेरा। भूपेश बघेल ने कहा कि दरअसल दोस्तों बीएचपी फैला रही है कि कांग्रेस को हटाओ जल्दी से, छत्तीसगढ़ से हिंदू खतरे में। जिसके बाद भूपेश बघेल ने कहा कि जैसे ही चुनाव करीब आ जाते हैं तो बीजेपी कहने लगती है हिंदू खतरे में है, जबकि हमारे देश में आज तक हिंदू कभी खतरे में था ही नहीं, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में सबसे ज्यादा संख्या ही हिंदू भाइयों की है। और आप समझिए, सिर्फ सरकार लोगों में झूठ फैलाने के लिए और चुनावी वादों चुनाव में फायदा उठाने के लिए हिंदुत्व का यूज करती है। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी और बीजेपी के नेताओं को सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति दिखाई देती है। वो लोग अपने फायदे के लिए झूठ फैलाते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, जबकि भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ बीजेपी अपनी बातें पूरी कराने के लिए और अपने झूठ को सही साबित करने के लिए ये सब कुछ करती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप बार बार एक चीज दोहराते हो कि हिंदू खतरे में। भाई कब से खतरे में चल रहा है? बीजेपी की सरकार है उसके बाद भी खतरे में। मतलब आप समझिए, जहां बीजेपी की सरकार है उसके बाद भी बीजेपी का डायलॉग यही रहता है कि हिंदू खतरे में है। जबकि दोस्तों आप जानते हैं कि मुस्लिमों की संख्या कितनी कम है भारत में, ये समझ लीजिए कि आधी संख्या भी नहीं होगी। उसके बावजूद भी बीजेपी के इतने बड़े बड़े झूठ लोग हजम नहीं कर पाते। और भूपेश बघेल दोस्तों क्या मुस्लिम है? वो भी एक हिंदू ही है। उसके बावजूद भी आप देखिए उन्होंने कितनी बड़ी बात बोल दी है कि बीजेपी सिर्फ अपने फायदे के लिए और भाईचारे खत्म करने के लिए नफरत की बातें करती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, तेलंगाना के सीएम केसीआर के ऊपर जमकर गरजे संजय रावत, बोले अपनी नोटंकी बंद कर दो वरना तेलंगाना में इसका असर पड़ेगा, महाराष्ट्र में कुछ नहीं होगा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, इन दिनों तेलंगाना के सीएम केसीआर जो है वो नाटक करने में जुट गए, क्योंकि कांग्रेस ने इनको भाव नहीं दिया। एक के बाद एक कांग्रेस इनके बड़े नेताओं को तोड़ रही है। अब तेलंगाना के सीएम केसीआर को डर है कि कहीं केसीआर को कांग्रेस हरा ना दे, और यही कारण है दोस्तों जो अब केसीआर
कल महाराष्ट्र आए थे और उन्होंने वहां पर एक बड़ी रैली की, लेकिन ऐसा लग रहा था केसीआर नोटंकी कर रहा है बीजेपी के कहने पर, ताकि यहाँ के वोटरों पर असर पड़े और लोग बीजेपी को वोट दें। आपको बता दें, संजय रावत ने कहा कि अब तक जो केसीआर कर रहे थे हम उनके साथ थे, लेकिन अब केसीआर ने कल जो नोटंकी की है महाराष्ट्र में आकर, उसके बाद हम केसीआर को साफ कहना चाहते हैं कि फिलहाल केसीआर ये जो नोटंकी कर रहा है इससे हमारे महाराष्ट्र पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अघाड़ी मजबूत थी और मजबूत ही रहेगी एमवीए की सरकार। और संजय रावत ने कहा कि फिलहाल उनके, लेकिन केसीआर की मुसीबतें बढ़ जाएंगी क्योंकि हम तेलंगाना में उनको बहुत असर पड़ेगा। आपको बताते चले, संजय रावत ने तंज कसते हुए कहा कि उधर दिल्ली में कांग्रेस ने उनके 35 नेताओं को तोड़ लिया और जो है केसीआर कुछ नहीं कर पाए, यही कारण है। हालांकि संजय रावत ने कहा कि अगर वो चाहते हैं तो हम दोनों पार्टियों से बैठकर आपस में बात करेंगे, लेकिन संजय रावत ने कहा कि फिलहाल कल जो केसीआर ने किया उसके बाद मैं कह सकता हूं कि केसीआर बीजेपी की बी टीम बन गए। वो इस वक्त जो कर रहे हैं वो बीजेपी के फायदे के लिए कर रहे हैं और बीजेपी की बी टीम बनकर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, केसीआर के ऊपर सवाल उठाकर कई चीजें साफ हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के तमाम नेता दोस्तों, इन लोगों को भी घेरने का काम कर लिया है। और जाहिर सी बात है, अगर आप किसी एक पार्टी का साथ देते हो, उसके एजेंडे पर काम करते हो, तो आप भी बीजेपी की बी टीम ही कहलाओगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कहला सकते आप। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, गौरव वल्ला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मध्य प्रदेश में चल रही है 50% कमीशन वाली सरकार। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस का एजेंडा फिर से सेट हो गया। कांग्रेस ने बीजेपी के कर्नाटक के भ्रष्टाचार को 40% नाम दिया था और मध्य प्रदेश में दोस्तों 50% कमीशन है। आपको बताते चले, कर्नाटक में भी कांग्रेस ने यही माइंड गेम खेला था और बीजेपी उसमें उलझ गई थी। और अब दोस्तों मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस वही कर रही है जो उसने कर्नाटक में किया। सबसे पहले तो आपको याद होगा दोस्तों, कांग्रेस ने किस तरीके से एक एक कर बीजेपी के विकेट गिराए थे कर्नाटक में। सारे बड़े नेता जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे और यही कारण रहा जो बीजेपी वहां पर 1/3 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। अब दोस्तों कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी मुहिम शुरू कर दी है। गौरव वल्ला ने मामा शिवराज की सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 50% वाली कमीशन वाली सरकार चल रही है। जिस किसी को भी काम करवाना हो 50% लेके आओ और काम करवाओ। आपको बता दें, गौरव वल्ला ने कहा कि यह अभी से नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है। जितने भी घोटाले हुए हैं, चाहे दोस्तों जबलपुर का घोटाला हो, मध्य प्रदेश का घोटाले हो, उन तमाम घोटालों की बात की गौरव वल्ला ने। दरअसल मामा शिवराज की भी दोस्तों अब जगह जगह 50% वाले फोटो लगा दिए गए हैं। आपको याद होगा अभी कुछ 2-4 दिन पहले कमलनाथ जी के फोटो लगाए थे करप्शन के इन लोगों ने, जिसके बाद अब बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान के भी फोटो लगा दिए गए हैं कांग्रेस द्वारा और जगह जगह लगाए गए कि 50% लेकर आओ और अपना काम कराओ। आपको बताते चले, मामा शिवराज कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में एक आरएसएस ने भी सर्वे किया है, जिस सर्वे में वो ये दावा कर रहा है कि बीजेपी 100 सीटों से आगे नहीं जा पाएगी और 100 सीटों पर सिमट जाएगी, जिसके बाद कांग्रेस का लेवल और भी हाई है। लेकिन मामला यही नहीं है दोस्तों, इस बार कांग्रेस की रणनीतियां ही अलग हैं। वो अपनी पूरी जान झोंक रही है चुनाव जीतने के लिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले, ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले संविधान को बचाने के लिए विपक्ष एकजुट आया है, भले उसकी सोच ना मिलती हो लेकिन उसके इरादे नेक हैं। आपको बताते चले, ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी देश के संविधान को खत्म कर रही है। वो एक एक कर जगह जगह राज्यों की सरकारों को गिरा रही है। ममता बनर्जी ने राज्यों के नाम गिराते हुए कहा कि पहले उसने सबसे पहले मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, उसके बाद दोस्तों उसने गोवा की भी सरकार गिराई थी, फिर उन्होंने कर्नाटक का जिक्र करते हुए कहा कि कर्नाटक में भी बीजेपी ने यही किया था। हालांकि अब तो कांग्रेस जीत के फिर से आ गई सत्ता में। यही नहीं, उन्होंने जो यहाँ पर कई जगहों कई और राज्यों के नाम लिए और ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी सरकार भी आए दिन गिराने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि उद्धव की सरकार गिराकर भी बीजेपी को चैन नहीं मिला। उन्होंने महबूबा मुफ्ती की भी सरकार इन्होंने ही गिराई थी दोस्तों, अलायंस में ले रखा था, फिर अचानक से गठबंधन तोड़ दिया ताकि महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर जाए। और यही नहीं, अपने फायदे के लिए ये सब कुछ किया गया था ताकि 370 भी हटा पाए। यही कारण है जो अब ममता बनर्जी ने बीजेपी की सारी कमियां गिनवा दी। ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्ष का एकजुट होना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है।
हालांकि हम आपको बता दें दोस्तों, जो ये एकजुटता है इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो पीछे छूट रहे हैं, लेकिन ये तो तय दोस्तों कि फिलहाल अब भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि मतलब साफ है दोस्तों, इस बार विपक्ष कोई भी गलती नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि फिलहाल जो भी मामला है सब निकलकर सामने आए, यानी कि देश का जो संविधान है दोस्तों उसको बचाने के लिए अब ये मुहिम छेड़ी गई है। ममता बनर्जी से लेकर तो अरविंद केजरीवाल तक इस मीटिंग में शामिल हुए थे। वो बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल अब बैकफुट पर चले गए हैं, क्योंकि कांग्रेस उनकी बात नहीं मान रही है। कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करेगी, ये कांग्रेस का रुख है। और यही कारण दोस्तों, जो अध्यादेश कानून पास हो जाएगा इस डर में कहीं ना कहीं वो केजरीवाल हैं कि अगर ये पास हो गया तो फिर भैया मुश्किल तो बढ़ना ही है केजरीवाल की, इसीलिए उन्हें कांग्रेस के साथ की बहुत ज़रूरत है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव, बोले बीजेपी को लग रहा है डर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी हार से डर रही है। अखिलेश ने दावा किया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतकर भाजपा को जिस दरवाजे से आई थी उसी दरवाजे से वापस भेज देंगे। आपको बता दें, अखिलेश के इस दावे के बाद से बीजेपी जो हैरान है कि आखिरकार अखिलेश यादव के दिमाग में चल क्या रहा है। आप सब जानते हैं दोस्तों, अखिलेश यादव एक दिग्गज नेता है, और दिग्गज नेता के साथ साथ दोस्तों अखिलेश यादव को लोग काफी पसंद भी करते हैं। यही कारण है जो अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल दोस्तों वो अब बीजेपी के ऊपर कहीं ना कहीं एक अलग ही मुहिम चलाने वाले। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने भी एक चीज को नोटिस किया है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में इस चुनाव में जीत नहीं पाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर तो हर जगह विपक्ष अपने संगठनों को मजबूत करने में लगा है। और सबसे बड़ी बात यह कि अखिलेश ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि इस बार 80 सीटें हम जीतेंगे, और बीजेपी ने सिर्फ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और जनता के साथ धोखा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो 2014 में प्रधानमंत्री ने वादे किए थे वो तो पूरे हुए ही नहीं, लेकिन उसके बाद जो 2019 में फिर से वादे कर दिए झूठे, उनका कोई अता पता नहीं है। 2 करोड़ नौकरियां देंगे हम 1 साल में, उनका कोई पता नहीं है दोस्तों। महंगाई कम कर देंगे, ये कहकर सत्ता में आई मोदी सरकार ने महंगाई को 10 गुना बढ़ा दिया था। सवाल इसीलिए उठते सरकार पर दोस्तों कि जब आप महंगाई खत्म करने की बात करते हो तो महंगाई बढ़ कैसे जाती है। और ये आप भी जानते हो कि ये कहीं ना कहीं बार बार हो रही है ये चीज़। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, केसीआर पर गरजे कांग्रेस के दिग्गज नेता दोस्तों जयराम रमेश, बोले फिलहाल किसी भी हाल में केसीआर को दे डाली नसीहत, किसी भी हाल में हम समझौता नहीं करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, केसीआर के खिलाफ इन दिनों कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है, जहां एक तरफ दोस्तों केसीआर विपक्ष के साथ थे, अब तक बीजेपी के खिलाफ थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने केसीआर को कहीं ना कहीं एक वो चखा दिया मजा, जिसके बाद से वो बीजेपी के पास चले गए हैं ऐसा लग रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, केसीआर अब बीजेपी की बी टीम बनने का काम कर रहा है, और ऐसे में बताया ही जा रहा है कि फिलहाल जयराम रमेश की तरफ से कि हमें जहां मौका मिलेगा हम वहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को शामिल करेंगे। आपको बता चले दोस्तों, अभी तो दिल्ली का मौका था और 35 एमपी जो है शामिल हो गए हैं कांग्रेस में। अब बताया जा रहा है अगला नंबर बीजेपी का है, जहां पर कांग्रेस बीजेपी में भी सेंध लगाने वाली है। आपको बता दूं दोस्तों, अब जो है यहाँ पर तेलंगाना में कांग्रेस बीजेपी के नेताओं में सेंध लगाएगी और वो नेताओं को अपनी पार्टी में लेगी। साफ दिखाई दे रहा है बीजेपी के पास अब कोई और ऑप्शन बचा नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक एक करके बीजेपी हर राज्य में बीजेपी में टूट मच रही है। और ऐसा तो होना ही था, अगर आप एक राज्य की सरकार गिराकर अपनी सरकार बना लेते हो और सिर्फ पैसों के बल पर आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम सरकार बना लेंगे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों फिर बीजेपी के लिए मुश्किल भी खड़ी हो जाती है, क्योंकि इस देश की जनता बिकाऊ नहीं है, वो दोबारा चुनाव में वोट ही नहीं देती है। जितने भी दल बदलू नेता कर्नाटक में खड़े हुए उन सब की करारी हार हुई। जाहिर सी बात है, लोगों ने सोचा हम इस दल बदलू को वोट क्यों दें, हमने इसे दिया था वोट जब ये कांग्रेस में था, लेकिन ये कांग्रेस छोड़कर पैसों के लिए बीजेपी में आ गया। और ऐसे नेताओं को दोस्तों जनता भी लतिया देती है, जनता भी सोचती है कि ऐसे लोगों का कोई ईमान नहीं है और इनके साथ काम करने का भी कोई मतलब नहीं है। मुझे आज भी यही लगता है दोस्तों कि बीजेपी की तमाम नेता
को ये लगता है कि फिलहाल सरकार बनाने में प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में है, इसलिए ये लोग दोस्तों सरकारें गिराकर सरकार बना लेते हैं, क्योंकि केंद्र के पास पावर है। अगर पावर किसी के भी पास हो दोस्तों तो वो ऐसा कर सकता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है फिलहाल ये सब कुछ। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियोस हम आगे भी आपके लिए लाते हैं।